राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक महान राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु और शक्तिशाली था। राजा का नाम मेधावी था और उसके अधीन छोटे छोटे राज्य थे जिनसे वह वार्षिक कर लेता था। राजा रानी दोनों ही दयालु, प्रजापालक और धर्मपरायण थे। प्रजा सुखी थी। राज्य में चारों तरफ सुख समृद्धि फैली हुई थी। सब ठीक चल रहा था, परंतु राजा को एक ही दुख था, क्योंकि राजा संतानहीन था। राजा ने अपने कुलगुरु और अन्य विद्वानों को अपने राज दरबार में बुलाया और राज दरबार में जब सब विद्वान इकट्ठा हो गए तो राजा ने प्रश्न किया कि उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी क्यों नहीं मिल रहा है। राजा की उम्र भी अब 50 पार कर चुकी थी, तो यह प्रश्न उठना तो लाजमी था। क्या पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है? राजा ने अपने सभी विद्वानों से यही प्रश्न किया। सभी विद्वान जनों ने और ज्योतिषियों ने अपनी गणना की और ज्ञान के अनुसार राजा को बताया कि राजा साहब, अगर तुम्हें पुत्र प्राप्त करना है तो इसके लिए पुत्र यज्ञ करवाना होगा। संयोग से तभी नारद मुनि जी भी राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने भी उपस्थित विद्वानों की बात का समर्थन किया कि पुत्र यज्ञ करने से श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। राजा ने यज्ञ करवाने की आज्ञा दे दी। कुलगुरु के आदेश अनुसार सारी तैयारियां की जाने लगी। काशी से महान विद्वानों को न्योता दिया गया और ब्राह्मणों को बुलवाया गया। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकाला गया। राज्य भर में इस महा आयोजन की घोषणा करवा दी गई। शहर के लोगों में हर्षोल्लास था और यज्ञ के दिन की प्रजा प्रतीक्षा कर रही थी। निश्चित दिन पर सतकुंड्य यज्ञ का जो आयोजन शुरू हुआ, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारों द्वारा सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। सुगंधित सामग्रियां अग्नि को नैवेद्य समर्पित किया गया। 7 नदियों के जल से वेदी को जो पवित्र किया गया। 100 ब्राह्मणों ने 100 वेदियों के ऊपर यज्ञ से मंत्रोच्चार सहित जो समीधा दान किया। समस्त नगर में यज्ञ की खुशबू फैल गई। राजा रानी दोनों ने ब्राह्मणों व गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। राजा ने गौदान और स्वर्ण दान किया। सभी यज्ञ के पुरोहितों को भी भरपूर दान दक्षिणा दी। नगर के गरीबों में खैरात बांटी गई। राजा की जय जयकार हो रही थी। आसपास के राज्यों में राजा की सुकीर्ति फैल गई और इस यज्ञ का फल राजा को शीघ्र ही मिल गया। रानी ने 9वें महीने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। राजा ने सारे नगर में उत्सव की घोषणा कर दी। राजा ने दिल खोलकर दान दक्षिणा दी। प्रजा के साथ उत्सव में शामिल हुए। ब्राह्मणों और कुलगुरु ने राजकुमार की जन्म कुंडली बनाई और ज्योतिष गणना की। संयोग से नारद मुनि भी इस अवसर पर फिर से प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की, हे राजन, तेरा पुत्र सब गुणों से संपन्न है और यशस्वी और वीर होगा, परंतु इसके एक पांव में 6 उंगलियां हैं जो किसी अनिष्ट की ओर संकेत करती हैं। राजा ने पूछा, इसका अर्थ क्या है मुनिवर? तब मुनि ने कहा, हे राजन, युवराज का बाल्यकाल अत्यंत कठिनाइयों से भरा होगा। यदि यह बालक बचपन की बाधाओं को पार कर गया तो यह एक महान प्रतापी राजा बनेगा। इसका नाम मेष राशि के अनुसार चंद्र प्रताप रखा जाए। ऐसे वचन बोलकर नारद मुनि वहाँ से अपना प्रस्थान कर गए। राजा ने बात सुनी, परंतु राजा ने उस बात को कोई महत्व नहीं दिया। राजा ने बड़े गर्व से कहा कि हमारे होते हुए क्या मजाल कि राजकुमार का कोई बाल भी बांका कर सके। राजा की बात सभी सभासदों ने सुनी और हाँ में हाँ मिला दी। ब्राह्मण ज्योतिषी सब राजा की आज्ञा लेकर विदा हो गए। अब नियति के अधीन जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। पड़ोसी देश के राजा दीवान ने अचानक
जो करिथल राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा मेधावी इस अचानक हुए युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पुत्र के जन्म का उत्सव अभी चल ही रहा था। फिर भी राजा ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और युद्ध में राजा वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी के ऊपर यह समाचार वज्रपात बनकर गिरा और रानी भी पति वियोग में चल बसी। मरने से पहले रानी ने अपनी विश्वास पात्र दासी चंपा को अपने पास बुलाया और उसको अपना पुत्र सौंप दिया। दासी चंपा ने राजकुमार चंद्र प्रताप के लालन पालन की जिम्मेदारी लेते हुए रानी को वचन दे दिया। अब दासी तुरंत ही राजकुमार चंद्र प्रताप को लेकर महल से सुरंग के रास्ते जंगल में जा पहुंची। दासी चंपा जंगल में भटकते भटकते राज्य की सीमा से दूर जा पहुंची। वह भूख प्यास से बेहाल थी, ऊपर से दूध मुआ बच्चा जिसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था, जिसका कर्ण रुदन जो जंगल में गूंज रहा था। संयोगवंश कुंतलपुर का राजा दीवान उधर करिथल से वापस आते हुए उधर से निकला। उसने चंपा दासी को बच्चे के साथ बेहाल हालत में देखा तो उसके पास गया और उससे उसका परिचय पूछा और यहाँ जंगल में भटकने का कारण भी जानना चाहा। तो चंपा ने अपनी असलियत छुपाते हुए बताया कि उसका पति राजा दीवान की सेना में था और 6 महीने पहले लड़ाई में मारा गया। उसके सास ससुर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और बच्चे सहित उसको घर से निकाल दिया। वह रात को भटककर जंगल में आ गई। चंपा ने राजा से मदद की गुहार लगाई। राजा को भी उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उस पर बड़ा तरस आ गया और राजा का दिल पसीज गया। उसने उसे अपने महल में दासियों की सेवा के लिए रख लिया। उसके रहने और खाने पीने की व्यवस्था राजा दीवान के महलों में कर दी गई। इस प्रकार चंपा दासी और छोटा सा चंद्र प्रताप को आश्रय मिल गया। चंद्र प्रताप दास दासियों के बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़ा होने लगा। चंपा की कोशिश रही रहती कि वह अन्य बच्चों से दूर रहे उसे, क्योंकि उसमें राजकुमार योग्य संस्कार और शिक्षा वह देती थी। दासी चंपा बालक चंद्र प्रताप को राजपुत्रों की तरह शिक्षा और संस्कार देने लगी। बालक चंद्र कलाओं की भांति बढ़ रहा था। 8 वर्ष की आयु में ही 12 का दिखता था। निडर और साहसी था। महलों में भी वह सबका प्रिय था। एक दिन राजकुमार ने हट कर ली और अपनी माता से आज्ञा पाकर वह बाहर अन्य बच्चों के साथ खेलने चला गया। दूसरे बच्चों ने खेल खेल में उससे उसके पिता के बारे में पूछा कि उसका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। बालक चंद्र प्रताप यह सुनकर उदास हो उठा। उसके बाल मन को बहुत ठेस लगी। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो रहे थे। आखिर उसके पिता कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उसकी माँ कभी कोई जिक्र क्यों नहीं करती। चंद्र प्रताप का मन अब खेल में नहीं लगा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया। उसने चंपा से सीधा सवाल किया, माँ, मेरे पिताजी कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं? वे हमारे पास क्यों नहीं रहते? ज्योति, शंभू, भोलू सबके पिताजी उनके लिए रोज नए नए खिलौने लाते हैं। मेरे पिताजी क्यों नहीं लाते? माँ बताओ ना। बच्चे की जिद और भोले सवालों के आगे चंपा बहू क्या कर सकती थी। वह चुप रही, लेकिन ज़्यादा देर तक चुप टिक न सकी। उसने चंद्र प्रताप को अपनी गोद में भर लिया और उसका माथा चूमते हुए बोली, मेरे लाल, आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। पता नहीं अब मैं कितने दिन जीऊँ और यह राज मेरे साथ ही ना चला जाए। बेटा, मैं तेरी जननी माँ नहीं हूँ। तू राजा मेधावी का पुत्र है और करिथल का उत्तराधिकारी है। बेटा, इस पापी दीवान राजा ने तेरे माता पिता की हत्या कर दी थी और मुझे भागकर इसी की शरण में आना पड़ा। बेटा, मैं छद्म भेष में यहाँ रहती हूँ और जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता मैं तुझको ऐसे ही छुपा कर रखूँगी। बालक चंद्र प्रताप पहले तो यह राज जानकर चौंक गया, फिर आवेश में आकर बोला, लो माँ,
आज मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अभी जाकर उस दुष्ट राजा दीवान से अपने पिताजी की हत्या का बदला लेता हूँ। यह कहकर बालक ने अपनी नन्ही खिलौना वाली तलवार उठाई और राज दरबार की तरफ दौड़ पड़ा। बालक चंद्र प्रताप नंगे पैरों बदहवास सा तलवार उठाए राज दरबार में जा पहुंचा। वहां पर जाकर उसने राजा दीवान को ललकारा और कहा, हे दुष्ट बुद्धि राजा दीवान, तूने मेरे पिता राजा मेधावी की धोखे से हत्या कर दी थी। मैं उसका पुत्र चंद्र प्रताप आज तुझसे इसका बदला लेने आया हूँ। सभी ने बालक के इस दुस्साहस पर बड़ा अचरज हुआ कि कैसे एक बालक राज दरबार में आकर राजा को ललकार सकता है। राजा के इशारे पर तुरंत 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। सब उसको दासी पुत्र के नाम से जानते थे। उसकी बाल सुलभ लीलाओं को देखकर मुदित भी होते थे, खुश होते थे। परंतु इस नए रहस्य को जानकर सबको चौंका दिया। राजा को बड़ा क्रोध आ रहा था। इतने में चंपा दासी भी वहां आ पहुंची। वह चंद्र प्रताप की उदंडता के लिए राजा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अनुनय विनय करने लगी। परंतु राजा का तो क्रोध और भी बढ़ गया। उसने कहा, दासी चंपा, तूने बड़ा अपराध किया है। यहाँ मेरे महल में मेरे टुकड़ों पर पलकर तू इस विषवेल को बड़ा कर रही थी। मेरे शत्रु की इस औलाद को मेरे दरबार में मेरे विरुद्ध खड़ा कर दिया है। मैं आज ही इसको मृत्यु दंड देता हूँ और तुझको काल कोठरी में डाल देता हूँ। राजा ने तुरंत जल्लादों को बुलाकर आदेश दिया, जल्लादों, इस सपोले को जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो और इसकी एक उंगली काटकर सबूत के तौर पर ले आओ, जल्दी जाओ। चंपा बहुत ही करुण विलाप कर रही थी। वह उसका एकमात्र जीने का सहारा था। वह अभी बालक था। वह उसको लेकर अन्य कहीं चली जाएगी। वह सिर पटक पटक कर रो रही थी। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं, परंतु राजा का दिल नहीं पसीजा और उसको जल्लादों को पकड़ाकर वे जल्लाद राजकुमार को लेकर जंगल की ओर चल दिए। नगर में जो भी इस दृश्य को देखता तो जल्लादों को बालक को छोड़ देने के लिए कहता, तो कुछ एक बालक के भोलेपन और सुंदरता के वशीभूत हो जाते। जल्लाद उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बालक चंद्र प्रताप उनको देखकर कहता है, भाई, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम क्यों अपने सिर पर पाप ले रहे हो? मैं जब बड़ा होकर राजा बनूंगा तो तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बच्चे की बात सुनकर उनको हंसी आ रही थी। एक जल्लाद बोला, राजा हमें दंड देगा, हम तुमको नहीं छोड़ सकते। चंद्र प्रताप ने कहा, तुम मेरी उंगली काट कर ले जाओ और राजा को दिखा देना। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारे नगर और तुम्हारे राज्य में नहीं आऊँगा। कुछ तो रास्ते में नगरवासियों की बातें उन जल्लादों को याद आ रही थी और कुछ बालक का बोलने और सच कहने के तरीके ने उनको दुविधा में डाल दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक दूसरे की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। जल्लादों ने उसके पैर की एक अतिरिक्त उंगली, क्योंकि उसके पैर में 6 उंगलियां थीं, उनमें से एक उंगली काट ली और उसको जंगल में छोड़कर अपने नगर की राह पकड़ ली। राजा के पास जाकर जल्लादों ने उस बच्चे की उंगली दिखाई और राजा से इनाम पाकर अपने घर चले गए। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोय, और नियति क्या खेल दिखाती, यह भी सोचने की बात है। देव योग से कलिंग देश के राजा कालिंद्री वहाँ शिकार खेलते हुए अपने सिपाहियों के साथ आ पहुँचे। राजा ने जब घायल अवस्था में एक बालक को बेहोश पड़े देखा तो तुरंत सिपाहियों को उसके उपचार का आदेश दिया और उनकी सहायता प्राप्त कर बालक को होश में लाया गया। तो राजा ने पूछा कि वह कौन है, उसके माता पिता कहाँ हैं? तो बालक ने अपना नाम चंद्र प्रताप बताया और कहा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा के घर कोई संतान नहीं थी। फिर इतने सुंदर होनहार बालक को देखकर उसके मन में ममता और प्रेम उमड़ आया। राजा उसको अपना मानस पुत्र बनाकर राजमहल में ले आया। रानी चंद्रावती भी प्रसन्न हुई। राजा ने उसे अपना पुत्र
और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसकी उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। वैसे वर्षा काल में उचित जलवायु प्राप्त कर धरती में सोए हुए बीज भी अंकुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार चंद्र प्रताप के अंदर के गुण राजकीय माहौल में स्वयं ही उभरने लगे। जल्दी ही उसका शरीर बलिष्ठ होने लगा। अस्त्र शस्त्र चलाने मल्ल विद्या में निपुण हो गया। सुंदर तो वह था ही, चेहरा कांतिवान हो गया। राजकाज के कामों में चंद्र प्रताप अब हाथ बटाने लगा। इसके अलावा भी वह महत्वपूर्ण विषयों पर उसकी राय राजा को पसंद आने लगी। उसने राय दी कि उन्हें पड़ोसी राज्य कुंतलपुर को वार्षिक कर नहीं देना चाहिए। राज्य में कई जन कल्याण की योजनाएं उसने शुरू की। जब पड़ोसी राज्य कुंतलपुर को वार्षिक कर नहीं मिला तो राजा दीवान ने अपना एक दूत भेजा, कालिंद भेजा, परंतु चंद्र प्रताप ने उसको बेरंग लौटा दिया और कहा कि अब राजा कुंतलपुर के अधीन नहीं है और स्वयं एक स्वयंभू राजा है और वह अब कर नहीं देगा। दूत ने कुंतलपुर आकर यही समाचार आकर सुना दिया। अब राजा दीवान ने कालिंद जाकर खुद बात करने की सोची। अगले ही दिन राजा कालिंद वहाँ जा पहुँचे। राजा दीवान ने वहाँ राजा के बगल में सिंहासन पर युवराज चंद्र प्रताप को बैठा तो तन बदन में उसके आग लग गई, लेकिन समय की दिशा और दशा को समझते हुए चुप रहा। बल्कि चाशनी में डूबे शब्दों के साथ राजा कलिंग से बगलगीर हुआ कि मैं आपसे अलग में कोई बात करना चाहता हूँ। युवराज चंद्र प्रताप से भी उसने बहुत ही मीठी वार्तालाप की। कर के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, अंदर से कुटिल दीवान का जो दिमाग था वह कोई कुटिल योजना पर काम कर रहा था। आखिर उसकी सोच ने कुटिल योजना को जन्म दिया। उसने राजा कलिंद को कहा कि राजन, उसे अपने राजकाज से संबंधित एक निर्णय की सूचना तुरंत कुंतलपुर भिजवानी है। इसके लिए मुझे एक अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए। युवराज चंद्र प्रताप ही यह काम कर सकता है। वह मेरे पत्र को मेरे बेटे मदन सेन को सौंप देगा। वह युवराज मदन सेन से भी मिल लेगा और कुंतलपुर की सैर भी कर लेगा। राजा कालिंद ने चंद्र प्रताप को आज्ञा दे दी कि वह कुंतलपुर रवाना हो जाए। राजा दीवान ने पत्र लिख दिया और उस पर दस्तखत करके लिफाफे में डालकर ऊपर से अपनी राज्य की मोहर जो लगा दी। लिफाफा चंद्र प्रताप को पकड़ा दिया। चंद्र प्रताप ने जाने की तैयारी कर ली। तलवार कमर में बांधी और घोड़े को एड़ लगाकर कुंतलपुर के लिए कूच कर गया। राजकुमार एक दिन और एक रात लगातार चलते रहने से घोड़े की सवारी करते हुए कुंतलपुर में प्रवेश कर गया। वह काफ़ी थक गया था और कुछ देर आराम करना चाहता था। थोड़ी ही देर में वह एक बाग के द्वार पर था। ऐसे मनमोहक बाग का एकदम मिल जाना उसको बड़ा सुखदायी लगा। वह बिना देर के बाग के अंदर चला गया। बाग में एक पेड़ के पास घोड़े को रस्सी से बांधकर उसकी रस्सी ढीली कर दी ताकि वह भी कुछ घास चर ले। कुएं से पानी निकालकर हाथ मुंह धोकर पानी पी लिया और अपनी दरी बिछाकर लेट गया। लेटते ही उसे गहरी निद्रा ने अपनी गोद में ले लिया। यह एक शाही बाग था और बाहरी आदमी के लिए यहाँ आना वर्जित था। दोपहर को राजा दीवान की बेटी राजकुमारी अपनी सहेलियों के संग वहाँ आ पहुँची। राजकुमारी ने जब एक अजनबी युवक को सोते हुए देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ। घोड़ा भी पास में ही बंधा पाया। सहेलियों ने उसे जगाना चाहा तो राजकुमारी ने इशारे से रोक दिया। सोता हुआ निश्चल चंद्र प्रताप उस राजकुमारी को बहुत ही सुंदर और मोहक लग रहा था। राजकुमारी ने सोचा कि जगाने से पहले युवक की तलाशी लेनी चाहिए ताकि इसकी असली पहचान मिल सके। उसने राजकुमार की जेब में रखा हुआ लिफाफा देखा तो तुरंत निकालकर खोला और पढ़ने लगी। राजकुमारी ने लिफाफे को पढ़ते हुए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने पत्र में अपने पिता की लिखी हुई बातें देखी। राजकुमार मदन सेन, इस जाते ही विष दे देना। पत्र पर राजा दीवान के दस्तखत थे,
लिफाफे पर शाही मोहर लगी हुई थी, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजकुमारी ने पत्र सखियों को दिखाया तो सब हैरान थी कि इतने सुंदर युवक को अपनी मौत का सामान खुद देकर भेज दिया गया उसके पिता ने। यह निष्ठुरता और छल की बहुत ही पराकाष्ठा थी। ऐसा एक राजा को इस तरह से छल करना शोभा नहीं देता। राजकुमारी ने तुरंत निर्णय लिया, वह इसको किसी भी सूरत में मरने नहीं देना चाहती थी। उसने नीचे से एक तिनका उठाया और अपनी आँखों के काजल पर लगाया और पत्र में विष शब्द को विष्या बना दिया, क्योंकि राजकुमारी का नाम भी विष्या था। अब पत्र का अर्थ ही बदल गया। इसे जाते ही विष्या दे देना। पत्र को यथापूर्व लिफाफे में डालकर उस युवक की जेब में राजकुमारी ने रख दिया। राजकुमार गहरी नींद में था, इस घटना से अनजान था और राजकुमारी वापस महलों में जा चुकी थी। राजकुमार चंद्र प्रताप दिन ढलते ही नींद से जागा। वह तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसका मन भी बहुत खुश था। उसने अभी अभी एक सुंदर वन का मन मोहने वाला सपना देखा था। सपने में उसका विवाह राजा दीवान की बेटी राजकुमारी विष्या से हो गया था। वह सपने की एक एक घटनाओं को याद करने लगा। विवाह की सारी घटनाएं हूबहू दृश्य बनकर उसके मानस पटल पर उभरने लगी। मंगलाचार, गीत, हल्दी, मेहंदी, गुड़चड़ी, तोरण, द्वार, सभ्याचार, फेरे, सप्तपदी, वार, फेरे, सभी के सभी दृश्य उसको याद आ रहे थे। उसका मन एक नई ऊर्जा से भर गया। उसने हाथ मुंह धोया और घोड़े को तैयार किया और राजमहल की ओर दौड़ लगा दी। राजमहल में राजकुमार मदन सेन ने गर्मजोशी से चंद्र प्रताप का स्वागत किया और अचानक कुंतलपुर पधारने का कारण पूछा तो चंद्र प्रताप ने राजा दीवान का दिया हुआ लिफाफा उसे सौंप दिया। मदन सेन ने शीघ्रता से लिफाफे को खोलकर पढ़ा और दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। मदन सेन को पत्र के बारे में अब कोई शंका नहीं हुई। मदन सेन ने उसे अंक में भरकर गले से लगा लिया। उसे पत्र में के लिए लिखे शुभ समाचार को सुनाया। राजकुमारी को इस संदेश का पता चला तो वह मन ही मन अपनी चालाकी की योजना को सफल होती देखकर माता के मंदिर की ओर भागी। उसने माता भगवती को धन्यवाद किया और मन्नत मांगी कि उसका विवाह चंद्र प्रताप से सफलतापूर्वक हो जाए। और राजकुमार मदन सेन ने भी पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अति शीघ्र जो उनके आदेश का पालन करते हुए अगले ही दिन सुबह अपने राज दरबार को विशेष आयोजन किया। राज दरबार में महाराज दीवान की इच्छा अनुसार चंद्र प्रताप को राज्य का दामाद घोषित किया गया और राजपुरोहित को विवाह अनुष्ठान को विधि पूर्वक संपन्न करवाने का अनुरोध किया गया। तुरंत मंगलाचार शुरू हो गया और जो शहनाइयाँ बजने लगी। राजकुमार चंद्र प्रताप और राजकुमारी विष्या को विवाह की सारी रस्मों से गुजरना पड़ा। शाम होते होते विवाह संपन्न हुआ और चंद्र प्रताप और विष्या दोनों ही जो विवाह सूत्र में बंध गए। विष्या की सखी सहेलियों ने जीजा चंद्र प्रताप से मजाक किया, नेग लिए और दिए, उपहारों और आभूषणों को और वस्त्रों के अंबार लग गए। अब नव दंपत्ति को बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिए। चंद्र प्रताप का उचित मान सम्मान किया गया। इधर राजा दीवान खुश हो रहा था कि चंद्र प्रताप का तो काम तमाम हो चुका होगा। कालिंद्री राजा भी चिंतित था कि चंद्र प्रताप अभी तक क्यों नहीं लौटा। राजा दीवान ने कहा, मैं तुरंत कुंतलपुर जाकर चंद्र प्रताप को वापस भेजता हूँ। राजा दीवान कुंतलपुर की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर राजा दीवान ने देखा कि चंद्र प्रताप तो जमाता बना बैठा है। जब उसको सारी घटना का पता चला तो उसका खून खोलने लगा और तुरंत ही उसने मौके की नजाकत देखकर चुप रहा। बनावटी प्रसन्नता दिखाते हुए उसने चंद्र प्रताप को कहा, बेटा चंद्र प्रताप, हमारे राज्य में हमारी कुलदेवी की आन है। कोई भी शुभ कार्य संपन्न होने के बाद देवी के मंदिर में जाकर पान नारियल चढ़ाकर पूजा करनी होती है।
इसलिए तुम दोनों यह रस्म निभाकर पूरा कराओ। कुटिल दीवान ने अपने 2 जल्लादों को मंदिर में पहले ही छुप जाने का आदेश दिया था। जो भी मंदिर में घुसे तो उसका सिर कलम कर दिया जाए। होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब चंद्र प्रताप कालिंद पहुंचने में लेट हो गया तो राजा को बड़ी चिंता हुई। रानी चंद्रावती को भी उसकी बहुत याद आ रही थी। वह उसे बहुत याद कर रही थी। राजा ने तुरंत पत्र लिखकर एक हरकारे को कुंतलपुर रवाना कर दिया, इस ताकीद के साथ कि चंद्र प्रताप जिस भी हाल में हो तुरंत चला आए। और हरकारा वहाँ पहुँचा ही था कि मदन सेन, विश्या और चंद्र प्रताप देवी के मंदिर जाने के लिए रास्ते में ही थे। मदन सेन ने हरकारे से पत्र लेकर पढ़ा और संदेश चंद्र प्रताप ने भी पढ़ा। समय की मांग और राजा के सख्त आदेश को देखते हुए मदन सेन ने उसको बिना समय गवाए कालिंदी रवाना होने की सलाह दे दी। मदन सेन ने यह भी कहा कि देवी माई की पूजा उसके नाम से वह करवा देगा। इस प्रकार चंद्रहास चंद्र प्रताप हरकारे के साथ ही चला गया। अब मदन सेन और विश्या दोनों बहन भाई पूजा हेतु देवी के मंदिर में गए। आगे मदन सेन और पीछे विश्या थी। जैसे ही मदन सेन मंदिर में दाखिल हुआ, मंदिर में छिपे जल्लादों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सिर काट लिया। विश्या को इस अचानक हमले से बड़ा आघात लगा और वह गस खाकर गिर पड़ी। बुरी खबर राजमहल तक पहुंची। राजा, दीवान और मंत्री, रानी सब दौड़े आए। सब विलाप कर रहे थे। तुरंत हरकारा खबर करने हेतु कालिंदी दौड़ाया गया। राजा दीवान अपने कुकृत्य पर बड़ा ही दुखी हुआ। उसे आज पता चला कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। सारा राज परिवार और प्रजा देवी माँ के चरणों में सिर पटक रहे थे। सोच रहे थे कि हे माँ, तेरे दरबार में ये कैसा अनर्थ हो गया। हरकारे ने बीच रास्ते में ही चंद्र प्रताप को यह दुखद समाचार सुनाया। एक हरकारे को कालिंदी रवाना कर दूसरे के साथ चंद्र प्रताप वापस कुंतलपुर की ओर मुड़ा और भोर होने से पहले ही कुंतलपुर पहुंच गया। वहाँ के हृदय विदारक दृश्य को देखकर वह भी व्यथित हो गया। चंद्र प्रताप समेत सब माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे माँ, किसी तरह से मदन सेन को पुनः जीवित कर दे। आखिर सबकी सामूहिक प्रार्थना से माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई और मदन सेन को पुनः प्राणदान दे दिया और वह जीवित होकर उठ बैठा। सभी माता की जय जयकार करने लगे। सब प्रजाजन भी इस वंदना में शामिल होकर माता की जय जयकार कर रहे थे। हर्ष और आनंद के क्षण थे। राज परिवार में खुशी खुशी राजमहल आ गया और अगले दिन राजा दीवान ने अपनी बेटी विश्या की दिवाई बड़े राजसी ठाट बाट के साथ ही छकड़े भर भर कर सौगात और रथ, घोड़े, मानी माणिक्य, धन दौलत के साथ काफिला कालिंद को रवाना कर दिया। कालिंद्री राजा चंद्र प्रताप की सफलता पर फूला नहीं समा रहा था। कैसे उसने एक इतिहास रच डाला था। वहाँ कालिंदी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया गया। राजा ने उसका राज तिलक करके संपूर्ण राज्य चंद्र प्रताप को सौंप दिया। राजा दीवान ने करीथल का राज्य भी चंद्र प्रताप को वापस लौटा दिया और साथ ही अपने बुरे कर्मों के लिए राजा चंद्र प्रताप से क्षमा मांगी। चंद्र प्रताप का राज्य अब दुगना बड़ा हो गया था। अपने बाहुबल और क्षमता अनुसार उसने राज्य में और वृद्धि कर ली। इस प्रकार से अब राजा चंद्र प्रताप महान सम्राट बन गया और वह अपनी रानी के साथ सुख भोगने लगा। क्योंकि चंद्र प्रताप अपने पिता की तरह एक दयालु और वीर राजा था, इसलिए उसकी प्रजा अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। अपने राजा के कारण उस राज्य में हर तरह से सुख समृद्धि फैली हुई थी। प्रजा को कोई दुख नहीं था। राजा चंद्र प्रताप हर दुख सुख में अपनी प्रजा के साथ खड़ा रहता था, इसलिए प्रजा भी राजा का गुणगान करती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।